हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे आपके आज माइक्रो टीचिंग की। जो माइक्रो टीचिंग होता है जिसको सूक्ष्म शिक्षण बोलते हैं, ये सूक्ष्म शिक्षण क्या है, इसके जनक कौन है, इसका प्रतिपादन कब हुआ था, ये क्वेश्चन बनते हैं। इनकी समयावधि क्या है, इसके लिए कम से कम कितने विद्यार्थी होते हैं, संख्या क्या है, ऐसे क्वेश्चंस आपके टेट सी टेट सुपर टेट में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज क्लियर करते हैं। कई बच्चों के माइंड में ये होता है कि जब हम प्रशिक्षण के दौरान स्कूल में जब बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो वो माइक्रो टीचिंग होती है बहुत सारे बच्चों के माइंड में, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तो आप 4-5 घंटे पढ़ाते हैं, लेकिन माइक्रो टीचिंग का टाइम होता है 45 मिनट। तो ये माइक्रो टीचिंग कब स्टार्ट होती है, क्या माइक्रो टीचिंग है, ये किसके लिए होती है, क्या वाकई में माइक्रो टीचिंग में हम बच्चों को पढ़ाते हैं? ऐसा नहीं है। माइक्रो टीचिंग में हम टीचर्स को ही पढ़ाते हैं, जो लेकिन वो प्रशिक्षण टीचर होते हैं, प्रशिक्षणरत टीचर होते हैं। चलिए तो एक एक करके इस माइक्रो टीचिंग में हम समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें माइक्रो टीचिंग क्या है, तो माइक्रो टीचिंग आपकी एक जो शिक्षण की पद्धति है उसका एक छोटा रूप है, यानी माइक्रो टीचिंग यानी शिक्षण का एक छोटा रूप, यानी हम छोटे से रूप में शिक्षण को समझ लें तो वो हमारी माइक्रो टीचिंग है। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, तो सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिपादन यानी जो माइक्रो टीचिंग है उसका प्रतिपादन किसने किया था? अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एक शोध छात्र। मतलब जो माइक्रो टीचिंग कौन करेगा? जो साइकोलॉजी के फील्ड में जो शोध कार्य करेगा यानी खोज के काम करेगा। तो उसका उनका नाम था कीथ एचिसन, यानी कीथ एचिसन ने 1961 में किया था। देखिए इसका अगर बात करें तो जो प्रतिपादन है वो सबसे पहले 1961 में शोध छात्र कीथ एचिसन ने किया था। लेकिन अब यहाँ पे बात आ जाती है ये अमेरिका में है, लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन भारत में पूछा जाता है तो उसके लिए अलग होगा। भारत में 1967 में हुआ था, और वो भी आपका हुआ था जो आपके दीनदयाल तिवारी यानी डीडी तिवारी भी इनको बोलते हैं, इनके द्वारा 1967 में किया गया था। तो दोस्तों पूरे पर चर्चा करेंगे, एक एक करके समझ लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं माइक्रो टीचिंग का इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो माइक्रो टीचिंग होती है वो प्रशिक्षणरत टीचरों जो होते हैं, जैसे आपने बीटीसी कर रहे हैं, आप बीएड कर रहे हैं, तो आप ही इन्हीं बच्चों को, मतलब जो प्रशिक्षणरत अभ्यर्थी हैं, इन्हीं के बीच में आपको पढ़ाना होता है। ऐसा नहीं आपको स्कूल भेजा जाता है, वो माइक्रो टीचिंग नहीं है आपकी। आपकी माइक्रो टीचिंग आप ही की बैच में से कोई एक पढ़ाएगा और आप लोग उनमें से क्वेश्चन करेंगे और उसको पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगले बात आ जाती है कि जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर DW एलन व प्रोफेसर रॉबर्ट एन बुश ने इस विधि का नामकरण किया था तथा शिक्षा क्षेत्र में उन्हें 1963 में सबसे पहले प्रयोग किया। देखिए इसका जो नामकरण था, देखिए माइक्रो टीचिंग क्या है, प्रोसेस किसने बताई थी? जैसे कि इसके अंतर्गत सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे, फिर शिक्षण कार्य करेंगे, फिर फील्ड वर्क लेंगे। ये बात तरीका बताया था कीथ एचिसन ने, लेकिन इसको माइक्रो टीचिंग जो नाम दिया गया था वो दिया था डॉक्टर DW एलन के द्वारा। इसीलिए कीथ एचिसन तथा DW एलन दोनों को इस विधि का जनक कहा जाता है। समझ गए होंगे, एक ने नामकरण किया, दूसरे ने प्रोसेस तैयार की थी, इसलिए दोनों को कहा जाता है। लेकिन DW एलन ने सूक्ष्म शिक्षण को आरोही विधा कहा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरोही विधा सूक्ष्म शिक्षण को किसने कहा? तो DW एलन ने। ये आरोही विधा क्या होता है समझ लेना। इन्होंने सूक्ष्म शिक्षण की एक परिभाषा है, ये आरोही विधा क्या? शिक्षण के विभिन्न पक्षों को लघु रूप प्रदान करना। मतलब शिक्षण का हम सारा जो प्रोसेस यूज करते हैं एक बड़ी प्रक्रिया में, उसी को एक छोटा प्रक्रिया बना देना ही हमारा क्या है? सूक्ष्म शिक्षण है। तो ये आरोही विधा की मत था। चलिए सूक्ष्म शिक्षण एक व्यक्तिगत अनुदेशन तकनीकी है जो स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। जी हाँ, व्यक्तिगत अनुदेशन तकनीकी मतलब इसमें आप जो एक शिक्षक होगा वो अपने व्यक्तिगत मतलब अपने खुद के अनुदेशन के द्वारा सारी प्रोसेस करता है। चलिए अब थोड़ा और समझते हैं इस माइक्रो टीचिंग में क्या है। देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सूक्ष्म शिक्षण का संचालन अंश से पूर्ण की ओर होता है। क्यों? देखो जो सूक्ष्म शिक्षण है उसमें क्या है, हमें एक छोटे रूप को बाद में हम क्या करते हैं, उसी बड़े रूप में बदल देते हैं। माइक्रो टीचिंग को टीचिंग में बदल देते हैं। तो माइक्रो टीचिंग छोटा रूप, टीचिंग बड़ा रूप, तो इसको क्या कहेंगे? अंश से पूर्ण की ओर। तो जो हमारी माइक्रो टीचिंग होती है वो उसका संचालन जो होता है अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र के आधार पर होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें सूक्ष्म शिक्षण के चरणों की समयावधि 5, 10 एवं 15, यहाँ पे एक और कर लेना, मिनट की होती है। मतलब इसमें जो चरण होते हैं वो 3 होते हैं, 5, 10 और 15 के। वो क्या होते हैं चलिए हम यहाँ पे अभी बात करेंगे। पहले ये देख लो, इसमें कक्षा का आकार बहुत छोटा होता है, अर्थात 5 से 10 छात्र होते हैं। माइक्रो टीचिंग में जब आपको पढ़ाना होगा तो आपके जो सहयोगी हैं, मतलब साथ पढ़ने वाले सहपाठी हैं, इसकी चर्चा आगे समझ में आएगा।
वो कितने होंगे आपके 5 से 10 छात्र होते हैं। ठीक है, अब आता है इसके अंतर्गत एक बार में एक ही शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है, क्योंकि 5 मिनट का है तो आपके सारे शिक्षण कौशल एक बार में विकसित नहीं हो सकते, इसलिए एक बार में सिर्फ एक कौशल विकसित होता है। इसकी ये जानकारी है। उसका बाद देखिए सूक्ष्म शिक्षण चक्र, यहाँ पे ध्यान रखना ये सूक्ष्म शिक्षण चक्र दो तरह के हैं। सूक्ष्म शिक्षण चक्र जो दो तरह के हैं, पहला एक अमेरिकी उपागम के अनुसार और दूसरा भारतीय उपागम के अनुसार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिकी उपागम के अनुसार। तो क्या होता है, तो सबसे पहला आता है इसमें नियोजन। नियोजन का मतलब है प्लानिंग। तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी है अपने घर से, क्योंकि आपको सूक्ष्म शिक्षण तैयार करके जाना है। जो प्लानिंग करके जाएंगे उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होगा, यहाँ से शुरुआत होती है। लेकिन फिर आपको 5 मिनट आपको शिक्षण कार्य करना होगा विद्यार्थियों के समक्ष जो आपके सहपाठी हैं। उसके बाद 5 मिनट के बाद आप 10 मिनट में उनका फीडबैक लेंगे। ठीक है, तो फीडबैक का टाइम कितना हो गया आपका 10 मिनट। उसके बाद अगर फीडबैक आपका अच्छा नहीं आता है तो आपको 15 मिनट पुनः नियोजन, मतलब पुनः फिर प्लानिंग करनी है, अपनी कमियों को सुधारना है। इसीलिए इसे कहा जाता है शिक्षण की कमियों को सुधारने का एक अवसर प्रदान करती है माइक्रो टीचिंग। ठीक है, उसके बाद आपको फिर से पुनः प्रशिक्षण देना है, यानी शिक्षण कार्य करना है, शिक्षण कार्य करना है। उसके बाद पुनः 10 मिनट में आपको क्या करनी है, प्रतिपुष्टि करनी है, उसका फीडबैक लेना है, रेटिंग लेनी है, आपका क्या कितना सही रहा आपका पढ़ाना। ठीक है, तो इसकी अगर हम कुल समय अवधि की बात करें 5, 10, 15, 15, 30, 5, 35 और 10, 45, तो कुल समय अवधि जो हमारी अमेरिकी उपागम के अनुसार होती है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर अमेरिकी नहीं लिखा है सीधा क्वेश्चन पूछता है कि माइक्रो टीचिंग का टाइम पीरियड होता है तो 45 मिनट बताया जाएगा। ठीक है, और अगर भारत में पूछता है तो उसमें लिस्ट पे होगा भारत में माइक्रो टीचिंग का टाइम कितना होता है, वो अलग होता है, अभी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आ जाइए, सबसे पहले हम बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं। मतलब सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं। तो पहला है यह शिक्षण कौशल की सर्वश्रेष्ठ विधि है। मतलब शिक्षण कौशल किसी का दिखाना है तो एक कम समय में सबसे अच्छी विधि है किसी का चेक करना। दूसरा, विद्यार्थी में अभिव्यक्ति का गुण विकसित करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है ये। मतलब इसमें क्या होता है कि आप ही के साथी बैठे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन पूछने में झिझकते नहीं हैं, तो इसलिए अच्छे से अभिव्यक्ति का गुण विकसित कर देती है ये। अगला, यह अध्यापन संबंधी कौशलों के विकास के लिए उपयुक्त विधि है। आप समझ गए होंगे, अध्यापन संबंधी कौशल मतलब जो पढ़ाने संबंधी कौशल है उनका विकास हो जाता है पढ़ाने के दौरान, माइक्रो टीचिंग के दौरान, तो इसकी अच्छी एक विधि है। अगला है, इस विधि में कमजोर छात्र भी रुचि लेने लगते हैं। रीजन क्या है, ये कम समय वाली होती है तो थोड़े समय में हमें बच्चे, ज़्यादा समय होता है तो बोरिंग हो जाते हैं, इसलिए नहीं पढ़ते मन से, कम समय में बोरिंग नहीं होते। इसीलिए इस विधि में छात्र सक्रिय रहते हैं, मतलब एक्टिव रहते हैं। कोई भी छात्र ऐसा नहीं है कोई ध्यान नहीं दे रहा हूँ। इसमें तत्काल पुष्टि, मतलब आपको फीडबैक प्रदान की जाती है, मतलब आपको अपना रिजल्ट आपने कैसा पढ़ाया यानी फीडबैक आपको तुरंत मिल जाता है, तो ये इसकी विशेषता है। दूसरा, यह विधि दूसरों की गलतियों से सीखने का भी एक अवसर प्रदान करती है। बिल्कुल सही बात है, आप समझ गए। अगला लास्ट पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है इसका, कह सकते हैं यह शिक्षक को अपनी कमियों को सुधार करने का अवसर प्रदान करती है। मैंने बताया था क्या होता है, हम एक बार पढ़ाए, फीडबैक लिए, नहीं अच्छा मिला तो हमने खुद में सुधार करने के बाद फिर से एक बार पढ़ाया। इसका मतलब ये आप क्या कर रहा है, कमियों में सुधार करने का एक अवसर प्रदान करते हैं। अगली क्वेश्चन की बात करें, मतलब अगले पॉइंट की बात करें इसकी विशेषता की, तो देखिए यह शिक्षण की निदानात्मक एवं उपचारात्मक विधि है। मतलब निदान का मतलब होता है उसका जांच करना, पता करना उसमें कमी क्या है और उसका उपचार करना। मतलब हमें कम समय में ही हम बच्चे को समझ के क्या करते हैं, उसका कमी और उसका उपचार कर देते हैं, तो इसलिए एक बहुत अच्छी विधि है। अगला लास्ट बहुत अच्छा पॉइंट, आत्म प्रतिपुष्टि के लिए वीडियो रिकॉर्डर, टैप रिकॉर्डर आदि कैमरा यंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब आप अगर चाहते हैं कि हमने कैसा अपना वो किया है टीचिंग अध्यापन, तो उसके लिए आप इनका प्रयोग करके आप खुद का फीडबैक खुद दे सकते हैं, ले सकते हैं, यानी देख सकते हैं। समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद आ जाता है भारत में। अभी हमने बात की थी अमेरिका के हिसाब से, अब भारत में पूछता है तो भारत में सूक्ष्म शिक्षण का विकास कैसे हुआ। देखिए दोस्तों, एक बात और बता दूं आपको कि जो मैं वीडियो बना रहा हूं इसमें जो इसी वीडियो के अंत में यानी कह सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी हमने लिंक प्रोवाइड कराई और डिस्क्रिप्शन में भी, तो वहाँ से आप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं। यहाँ पर मैं जो भी आपके साइकोलॉजी, पेडागोजी, मैथ, मतलब धीरे धीरे करके सारे टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ, वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा के। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा हो तो ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं दोस्तों। चैनल के सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। चलिए अब बात करते हैं हम भारत में सूक्ष्म शिक्षण का विकास कैसे हुआ। तो भारत में जो सूक्ष्म शिक्षण का विकास हुआ था, जो आगमन हुआ था 1967 में हुआ था, और वहाँ पर जो अमेरिका में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था, लेकिन भारत में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सेंट्रल पेडागोजिकल संस्थान के
प्रोफेसर डी तिवारी यानी दीनदयाल तिवारी के माध्यम से हुआ था। समझ गए होंगे आप। यहाँ पे अगला, सूक्ष्म शिक्षण में विद्यार्थी अपनी भूमिका अध्यापक के सहपाठी अदा करते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि बच्चों को नहीं बिठाया जाता है, इसमें आपके जो साथ में प्रशिक्षण ले रहे होते हैं वही होते हैं आपके विद्यार्थी। समझ गए होंगे। अगला, अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में सूक्ष्म शिक्षण का सबसे पहला प्रयोग 1969 में गुजरात के बड़ौदा विश्वविद्यालय में हुआ था। मतलब इसका सबसे प्रयोग देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो अमेरिका वाला था उसकी जो 1961 में शुरुआत हुई थी 1961, और उसका प्रयोग हुआ था 1963 में। लेकिन यहाँ पर 1967 में शुरुआत हुई, आपने देखा अभी 1967 में, और 1969 में इसका प्रयोग हुआ था बड़ौदा में विश्वविद्यालय में हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें नियोजन की, यानी इसका जो रूप है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी को पढ़ाने के लिए पहले अपना प्लानिंग बनाएंगे, फिर उसको पढ़ाएंगे, फिर देखेंगे कितना उसने पढ़ लिया, फीडबैक लेंगे, फिर दोबारा फिर पढ़ाएंगे, अगर अच्छा नहीं हुआ तो फिर पुनः प्रशिक्षण करेंगे और फिर पुनः फीडबैक लेंगे। अब इसमें टाइम देखिएगा, इसमें टाइम उसमें क्या था 5, 10 और 15, इसमें क्या है 6, 6 और 12, फिर 6 और 6, ये समान होते हैं दोनों में। तो वहाँ पर जब आपको पूछा जाएगा, ये अमेरिका के अकॉर्डिंग 45 मिनट समय अवधि थी, इसमें 6 और 6 12, 12 18 और 6 24 और 6 और सॉरी 12 और 12 24 और 36 और 6 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं 12 12 24 और 12 36, यानी इसकी जो समय अवधि होती है वो 36 मिनट की होती है। एक बात समझ गए होंगे आप। अब अगली बात हम आपको बता दें कि याद कैसे रहेगा। तो देखिए, जो अमेरिका है वो बड़ा है, तो अमेरिका बड़ा है तो अमेरिका का टाइम पीरियड बड़ा ज़्यादा होगा। तो आप समझ गए, अमेरिका अगर बड़ा है, अमेरिका का टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, तो आप कह सकते हैं 45 मिनट वाला अमेरिका का हो जाएगा, और जो 36 मिनट वाला है कम वाला होगा वो भारत का होगा, क्योंकि भारत छोटा है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना दोस्तों। अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।